हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आपका स्वागत एवं अभिनंदन है बिहार बोर्ड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पर। प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय हम पढ़ रहे हैं रासायनिक बलगतिकी, और रासायनिक बलगतिकी के हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। तो आज बारी है इस अध्याय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की। तो आज की क्लास में इस अध्याय के जितने भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो पूछे जा चुके हैं बिहार बोर्ड के द्वारा, या फिर जो पूछे जाने की संभावना है, उन सभी क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो साथियों, जल्द से जल्द जुड़ जाइए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने तमाम साथियों तक जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आइए साथियों, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेकिन उसके पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध की क्लास को, सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। यार कह रहा है पहला क्वेश्चन कि रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें कुछ अभिकारक दिया है और वो उत्पाद बना रहा है। इसके दर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित किया जाएगा। इसका दर मतलब वेग कैसे लिखा जाएगा। तो इसका वेग मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, या तो वेग स्थिरांक के माध्यम से लिख सकता हूं, या औसत वेग लिख सकता हूं। तो आइए दोनों तरीके से लिख के देखें। यहां देखें तो हमारे पास कितने अभिकारक हैं, दो। चलो एक अभिकारक ले लेते हैं। यहां पर एक की बात हो रही बी के, चलो दोनों अभिकारक लेके लिखते हैं। सबसे पहले एक की बात करूं तो इसका जो वेग होगा वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा वेग बराबर हो जाएगा सर, अब यहां पे 2 लगा हुआ है आगे, तो 1/2 माइनस का ए माइनस का डी ए, याद है आपको डी आर बाई डी टी, तो डी ए अपान में डी टी। एक तो ये लिख सकते हैं। दूसरा सर बी का भी लिख दीजिए। बी के आगे कुछ लगा नहीं तो डायरेक्ट डी और बी की सांद्रता अपान में यहां पे माइनस जरूर लगा दीजिए, क्यों, क्योंकि अभिकारक की बात हो रही है। डी टी ये हो गया। एक तरह से और लिख सकते हैं सर, वेग बराबर वेग स्थिरांक वाला सर आप बताए थे, हाँ याद आया, अभिकारक की घात n। तो भैया यहां पे अभिकारक क्या है, अभिकारक यहां पे a है, तो a की घात क्या करोगे, जो भी आगे लगा होगा उसको रख दोगे 2। और b की घात की अगर मैं चर्चा करूं तो b की घात क्या आ जाएगी साथियों, b की घात की बात करो कुछ है नहीं तो आप b का निकालोगे तो b का भी लिख दोगे। लेकिन यहां पे चलो हम देख रहे हैं क्या होगा, चलो निकाल ही लेते हैं यार, सबका निकाल लेते हैं। b a का हो गया, b का क्या निकालोगे, तो वेग बराबर क्या निकालोगे k, और b की बात करें तो b की सांद्रता रखोगे, कुछ घात नहीं रखी कोई बात नहीं। उत्पाद का निकालोगे तो क्या होगा, c का अगर निकालोगे उत्पाद का तो क्या होगा सर k, और c की सांद्रता को c लिख देंगे। और अगर इसको c को का औसत वेग निकालोगे तो कैसे निकालोगे सर, औसत वेग बराबर इसका जब निकालेंगे तो dc अपान में dt, और ये प्लस में रहेगा। इतने तरह से हम वेग निकाल सकते हैं सबका, दोनों प्रकार से हमने निकाल लिया। अब इनमें से कह रहा है किस प्रकार से लिखा जा सकता है, क्या ये लिखा जा सकता है, हाँ सर ये लिखा जा सकता है, ये हमने लिखा हुआ है। क्या ये dB अपान में dt लिखा जा सकता है, हाँ सर माइनस का dB अपान में dt लिखा जा सकता है। क्या प्लस का dc अपान में dt लिखा जा सकता है, हाँ सर प्लस का dc अपान में dt लिखा जा सकता है। तो ये तीनों सही है, अर्थात कहा जा सकता है कि इनमें से सभी प्रकार से वेग को लिखा जा सकता है। क्या ये क्वेश्चन में कुछ था, बहुत आसान क्वेश्चन था ना। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये बिहार बोर्ड का पूछा गया क्वेश्चन है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्न बातों में किस पर निर्भर करता है, याद रखना ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, ताप पर। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु वेग स्थिरांक पर निर्भर करती है, निर्भर नहीं करती। प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है। इनमें से सभी क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से प्रथम कोटि की अभिक्रिया की जो अर्ध आयु है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। ये हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। क्लियर है क्या, जल्दी बताइए, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या साथियों, क्लियर है क्या, हाँ सर क्लियर है। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन गौर से देखिए। कह रहा है हैबर की विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक का प्रयोग होता है, कौन से उत्प्रेरक का प्रयोग होता है, तो याद रखना लोहे के महीन पाउडर का उपयोग होता है। अगला आ जाओ, एक रासायनिक अभिक्रिया का वेग समीकरण निम्नलिखित रूप से निरूपित किया जाता है। मान लो वेग समीकरण लिखा गया है K
अभिकारक की सांद्रता A और अभिकारक की सांद्रता B की घात 2। यदि A के सांद्रण को स्थिर रखकर B का सांद्रण 3 गुना कर दिया जाए, मतलब कह रहा A को हम उतना ही रखें लेकिन B के सांद्रता को हम क्या करें 3 गुना बढ़ा दें, तो अभिक्रिया का वेग कितना होगा भैया, इसके डबल हो जाएगा। 3 की घात 3 मतलब 3 त्रिका 9, कितना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। डी नंबर हमारा सही आंसर है। आ जाओ, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान किसके बीच होता है? तो ताप गुणक का मान अगर बात करें अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए, तो ताप गुणक का मान याद रखिएगा 2 और 3 के बीच होता है। किसके बीच होता है साथियों? 2 और 3 के बीच। कंफर्म है? आगे चलें क्या? कंफर्म है? चलिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ बढ़ती है, समय के साथ घटती है और समय के साथ घट या बढ़ सकती है, समय के साथ स्थिर रहती है। मान लो कोई एक रासायनिक अभिक्रिया R से P मतलब प्रोडक्ट बना रही है, तो इसका जो वेग होगा वो समय के साथ बढ़ेगा कि घटेगा? सीधी सी बात है, वेग बढ़ेगा कि घटेगा? अभी इस समय जब अभिक्रिया शुरुआत में होगी तो वेग बहुत ज्यादा होगा क्योंकि अभिकारक की सांद्रता ज्यादा रहेगी। अब सांद्रता धीरे धीरे घटने लगेगी, जैसे जैसे अभिकारक उत्पाद में बदलने लगेगा तो सांद्रता में कमी आएगी अभिकारक के, अभिकारक के सांद्रता में यदि कमी आएगी, अभिकारक कम होगा तो सीधी सी बात है वेग भी कम होता जाएगा, तो कहेंगे समय के साथ घटती है। क्लियर है क्या? आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। अब याद रखना, जैसे ये वाली अगर बात करें तो ये भैया आपके एक घात इसकी लेंगे और इसकी घात हमेशा 0 लेके चलेंगे, जल की हमेशा 0 लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये तो प्रथम कोटि की निकल गई। इसकी बात करें, क्या ये प्रथम कोटि की है? इसकी घात 1 और इसकी घात 1 नहीं, ये तो द्वितीय कोटि की निकल गई क्योंकि दोनों की घात कुछ नहीं तो 1 रख देंगे। यहां बात करें तो यहां तो भैया जल की बात हो रही है, यहां भी 1 होगा, मतलब सॉरी, यहां अगर बात करें तो यहां 1 ही अभिकारक है तो इसकी कोटि 1 होगी। अगर इसकी बात करें तो सॉरी, हाँ 1 है, अब यहां भी अभिकारक आपके पास 1 ही है। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो कह रहा प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, तो आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया कौन नहीं होगी? इसमें 2 अभिकारक हैं, दोनों अलग अलग, यही वाली आपकी क्या होगी बेटा? प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं होगी, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं होगी। आगे चलें, अगला आ जाओ। RCOOAg प्लस Br2CCl4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? एल्किल ब्रोमाइड बना रहा है और साथ में आपका AgBr ये सिल्वर ब्रोमाइड अलग हो गया और साथ में जो आपका बचा था COO ये CO2 में टूट गया। ऐसा किस अभिक्रिया में होता है पूछ रहा है। तो यहां पर HVZ अभिक्रिया, हाफमैन अभिक्रिया, हुंसडीकर, ये हंस नहीं बेटा, ये हुंसडीकर होता है और हुंसडीकर अभिक्रिया में ऐसा होता है। आगे कार्बनिक में ये जानोगे, ये क्वेश्चन यहीं पे रखा था तो मैंने करवा दिया। किसी भी पदार्थ के क्रिया करने की दर निर्भर करती है किस पर? याद रखिएगा, सक्रिय द्रव्यमान पर। जितना द्रव्यमान यहां पे सक्रिय होगा अभिकारक का, जितना यहां पर अभिकारक का द्रव्यमान सक्रिय होगा वही क्या करेगा? अभिक्रिया की दर पर निर्भर करेगा। आगे आ जाओ। किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को कम कर सकता है जी, अगर ऋणात्मक उत्प्रेरक होगा तो कम करेगा। अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है जी, अगर धनात्मक उत्प्रेरक होगा तो बढ़ा देगा। अभिक्रिया का वेग बढ़ाता एवं घटाता है, आप सी नंबर लगाओगे। क्यों? क्योंकि याद रखना अभिक्रिया का वेग धनात्मक उत्प्रेरक क्या करेगा? अभिक्रिया के वेग को कम करता है, ध्यान रखना। अभिक्रिया का वेग कम करता है अगर ऋणात्मक उत्प्रेरक होगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक होगा तो कम कर देगा। अगर धनात्मक उत्प्रेरक होगा, धनात्मक कैसा होगा? धनात्मक उत्प्रेरक होगा तो बेटा ये क्या करेगा? ये बढ़ा देगा। लेकिन यहां पे अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या कार्य करता है ये तो पूछा है, ना धनात्मक दिया है ना ऋणात्मक दिया, तो सीधी बात या तो घटाएगा या तो बढ़ाएगा, तो हमारा सी सही हो जाएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई सेकंड इनवर्स होती है। क्या होती है? सेकंड इनवर्स। याद रखिएगा, ये छोटी मोटी बात है, मैंने निकलवाया था। सूर्य के प्रकाश में कोई एक अभिक्रिया हो रही है, मतलब H2 और Cl2 दोनों HCl बना रहे हैं, तो जब भी सूर्य के प्रकाश की अभिक्रिया की कोई चर्चा हो तो आप ये हमेशा दिमाग में रखिएगा कि सूर्य के प्रकाश की जो अभिक्रिया होगी उसका हमेशा जब भी कोटि पूछेगा वो शून्य ही आएगा। कोई भी सूर्य के प्रकाश की अभिक्रिया हो तो उसकी कोटि शून्य होगी। किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त किया जा रहा है कि अभिकारक की सांद्रता A की घात 2, अभिकारक की सांद्रता B की घात कुछ नहीं दिया तो 1 रख लो। तो कह रहा है कोटि क्या होगी भाई? अभिकारक की सांद्रता देखो
अभिकारक की सांद्रता, मान लो आपके पास दो अभिकारक हैं, इसकी सांद्रता 3 है, इसकी सांद्रता 4, या जो भी इसकी सांद्रता है, ये क्या होती है, इनका योग बेटा योग कोटि कहलाता है। अभिकारक की घातों की सांद्रता का, अभिकारक की सांद्रता के घातों का जो योग है वो आपकी कोटि कहलाता है। तो टोटल 2 ये है, एक ये है, कितना हो गया 3। तो यहां पर कौन सही हो जाएगा, यहां पर कौन सही हो जाएगा, यहां पर बी नंबर सही होगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है किससे, याद रखना ताप से प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है, ताप से। अगर आप ताप बढ़ाते हो तो लगभग 2 गुना वेग बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, लगभग 2 गुना। अगला करा, किसी प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता। वेग स्थिरांक किस पर निर्भर नहीं करता, अब बात ये कर रहा है। तो भैया ताप पर, दाब पर, या फिर कह रहा है अभिकारकों की सांद्रता पर। तो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता वेग स्थिरांक, याद रखिएगा, छोटी सी बात है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ढाल या स्लोप का मान खींचा जाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो स्लोप का मान है, स्लोप का मान वो कैसे खींचा जाता है, ये जैसे आपका स्लोप होता है ना, प्रवणता जिसे कहते हो, प्रवणता, प्रवणता है ना। अगर ये ऋणात्मक होगा m का मान तो ये नीचे जाएगा। मैंने आगे पीछे देखोगे तो अभिक्रिया में मैंने बताया है। तो इसका जो स्लोप का मान है किसके बीच, तो लॉग के तथा t 1/t के मध्य खींचा जाता है। याद रहेगा, लॉग के तथा 1/t के मध्य खींचा जाता है। कह रहा है अभिक्रिया है H+ और OH-, ये H2O बना रही है। कैसी अभिक्रिया है, तो ये तीव्र अभिक्रिया होती है। कैसी होती है साथियों, ये तीव्र अभिक्रिया होती है। कैसी, ये बहुत तेजी से होने वाली अभिक्रिया होती है। अब देखो, अगर अभिक्रिया तीव्र होगी तो इसका हम वेग नहीं बता पाएंगे, वेग नहीं बता पाएंगे। अगर अभिक्रिया मध्यम होगी तो इस अभिक्रिया का हम वेग ज्ञात करेंगे, इसका हम वेग ज्ञात करेंगे। अगर मान लो कोई मंद अभिक्रिया है तो भैया इसका भी वेग हम नहीं बता पाएंगे। ये बातें दिमाग में रखिएगा। अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। अभिक्रिया के पश्चात हमेशा उत्प्रेरक कैसा रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ये जैसे मान लो कि अभिकारक R और अभिकारक P, मतलब सॉरी उत्पाद P, मान लो कोई अभिकारक है, ये अभिकारक जो है आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। लेकिन इस अभिकारक को उत्पाद बनाने में मान लो 20 मिनट का समय लग रहा है, ऐसा समझो 20 मिनट का समय लग रहा है। हम चाहते हैं कि अभिक्रिया जल्दी हो जाए तो हम कोई C लेकर के आए पदार्थ जो इस अभिक्रिया को जल्दी करवाएगा। लेकिन ये जो C पदार्थ है ये आपका कहलाएगा उत्प्रेरक। क्या कहलाएगा, उत्प्रेरक कहलाएगा, उत्प्रेरक। और याद रखना उत्प्रेरक जो भी होगा इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करेगा और उत्प्रेरित करके तुरंत उत्पाद बनवाएगा। लेकिन इन दोनों के बीच में फंसेगा नहीं। इसके जितनी भी मात्रा लोगे अभिक्रिया खत्म होने के बाद, समाप्त होने के बाद, इसकी उतनी मात्रा आपको मिल जाएगी। मतलब उत्प्रेरक अभिक्रिया को जल्दी करवा देगा और बिना उसमें इन्वॉल्व हुए, बिना अपना 1% द्रव्यमान इन्वॉल्व किए। मतलब ये जितना इसकी मात्रा आप ले रहे हो उतनी ही मात्रा बाद में आपको मिल जाएगी। इसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह अभिक्रिया में अपघटित नहीं होगा। तो यह अपरिवर्तित रहता है, जितना आप लोगे उतना ही मिलेगा। आगे आ जाओ। किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग निर्धारक पद क्या होता है? कौन सा ऐसा पद है जो वेग का निर्धारण करता है? तो भैया मंद पद, मध्यम पद। याद रखो मध्यम पद अभी मैंने पीछे बताया था। आ जाओ आगे। कह रहा है K बराबर C- का E और उसके बाद RT में C निरूपित करता है, आवृत्ति गुणक को निरूपित करता है। याद रहेगा क्या? आवृत्ति गुणक को निरूपित करता है। यदि वेग नियतांक की इकाई मीटर प्रति सेकंड है, क्या मीटर प्रति सेकंड है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? अगर मीटर प्रति सेकंड दिया है और कोटि पूछ रहा है तो याद रखना 0 कोटि होगी। क्या होगी? सेकंड इनवर्स, मीटर सेकंड इनवर्स। और भी इसमें कुछ होना चाहिए, शायद मिसिंग कर रहा है। खैर आगे चलो। किसी 0 कोट की अभिक्रिया की दर क्या होती है? निश्चित होती है, समय के साथ घटती है, समय के साथ बढ़ती है, या फिर कभी घटती है और कभी बढ़ती है। तो 0 कोट की अभिक्रिया की दर निश्चित होती है। इस क्वेश्चन को दिमाग में रखिएगा, निश्चित होती है, इस क्वेश्चन को दिमाग में रखिएगा। उदासीनीकरण क्रिया को पूर्ण होने में समय लगता है।
उदासीनीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण होने में कितना समय लगता है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो उदासीनीकरण अपक्रिया हमेशा याद रखना 10 की घाते -10 सेकंड, कितना 10 की घाते -10 सेकंड का टाइम लगता है, यह बात याद रखिएगा। कह रहा है किसी रासायनिक अपक्रिया का अधिकतम वेग होगा, अधिकतम वेग 10 की घाते -5 सेकंड नहीं, 10 की घाते -12 सेकंड होता है अधिकतम वेग। कितना होगा 10 की घाते -12 सेकंड, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण ऊर्जा अवरोध का मान या ऊर्जा अवरोध की ऊर्जा में बढ़ती है या घटती है या अपरिवर्तित रहती है या स्थित रहती है। अब देखो, जैसे मान लो आपके पास कोई अभिकारक है, ये उत्पाद P बना रहा है, लेकिन किसी कारण से इसको समय लग रहा है बनाने में, मान लो 10 मिनट लग रहा है, हम चाहते हैं कि ये 5 मिनट में हो जाए, ये जल्दी हो जाए, ये जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो कुछ ना कुछ तो होगा जो इसके वेग को रोक रहा होगा, कोई ना कोई ऊर्जा अवरोध होगी जिस कारण से समय लग रहा होगा। तो यदि हम उत्प्रेरक मिलाते हैं, मान लो कोई उत्प्रेरक इस पे मिला दिए, तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह अपक्रिया क्या होगी, जल्दी होगी। अगर जल्दी होगी तो जो अवरोध ऊर्जा हो रही होगी या जो अवरोध कर रहा होगा पहले शुरू में इस अपक्रिया को जल्दी होने से रोक रहा होगा, उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी, उसका मान घट जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमने उत्प्रेरक डाला है। अब अवरोध ऊर्जा का मान जैसे ही घटा, अपक्रिया जल्दी से हो जाएगी। तो भैया अवरोध ऊर्जा का मान क्या होता है, घटता है जैसे हम उत्प्रेरक मिलाते हैं। आगे आ जाओ, प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए टी हाफ का मान क्या होता है। तो भाई प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए टी हाफ की वैल्यू मैंने पीछे वीडियो में निकलवाई है 0.693/K। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? आगे आ जाओ, निम्न में से किस समीकरण द्वारा त्वरित वेग बताया जाता है। तो भाई डी माइनस का डीसी अपान में dt या माइनस का dx अपान में dt या माइनस का dt अपान में dc या प्लस का dc अपान में dt। तो यार पहला वाला सही है, पहला वाला आपका एकदम राइट हो जाएगा। क्या राइट हो जाएगा? कह रहा है कि निम्न में किस समीकरण द्वारा त्वरित वेग। तो भाई ये भी सही नहीं है आपका, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। यहाँ पे ऊपर t दे दिया, ये उत्पाद का दे दिया। और त्वरित वेग किसका बताओगे? अभिकारक का बताओगे तो आपका पहला वाला एकदम सही हो जाएगा। किसी अपक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं अथवा मूलकों की संख्या क्या कहलाती है। किसी भी अपक्रिया में यदि अणु, परमाणु या मूलक भाग लेते हैं, मान लो A + B + C है और ये क्या बना रहा है, D + E + F बना रहा है, ठीक, उत्पाद बना रहा है। तो इनको क्या कहेंगे? ये मान लो अपक्रिया में भाग ले रहे हैं तो इनको कहा जाता है आणुविकता। आणुविकता कहलाता है, आणुविकता। कहीं पे दिया है आणुविकता, कहीं पे दिया है, हाँ, आणुविकता को अणु संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आणुविकता या अणु संख्या कहते हैं। तो क्लियर। दूसरे क्रम की अपक्रिया की इकाई क्या होती है। तो याद रखिएगा, दूसरे क्रम की अपक्रिया की इकाई सेकंड इनवर्स मोल इनवर्स लीटर क्या होती है, सेकंड इनवर्स मोल इनवर्स लीटर होती है। ठीक है, हाँ ठीक, ओके। आगे आ जाओ, H2 तथा Cl2 के संयोग से HCl का बनना किस कोट की अपक्रिया है। अब आपको पीछे आपने देखा कि H2 तथा Cl2 जब बनता है तो इसे सनलाइट की जरूरत होती है, सनलाइट की जरूरत होती है, सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है, तब 2HCl बनता है। सूर्य के प्रकाश वाली कोई भी अपक्रिया होगी तो शून्य कोटि की होगी। फिर क्या है, CH3COO CH3 + H2O और ये कुछ उत्पाद बना रहा है। अपक्रिया को अणु संख्यता मतलब कितने अणु है इसमें ये बताना है, अणु संख्यता बताना है इसकी। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपसे अणु संख्यता पूछ ले तो इस जल के अणु को आप शून्य मान के चलोगे। क्या मान के चलोगे? शून्य मान के चलोगे। तो यहां खाली एक ही अणु है, ये खाली एक ही अणु इसका माना जाएगा। तो यहां पे अणु संख्यता क्या आ जाएगी? अणु संख्यता या आणविकता क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। क्या? 1 आ जाएगी। ठीक, आणविकता का मतलब क्या है? जैसे H2 + Cl2 है और ये 2HCl बना रहा है, इसकी आणविकता पूछ ले। अगर कभी आणविकता आ जाए कि आणविकता क्या होगी, आणविकता क्या होगी, आणविकता, तो याद रखना कितना है, इसके आगे कितना लिखा है, कुछ नहीं, तो 1, इसके आगे कितना लिखा, कुछ नहीं, 1 तो 2 होगी। ठीक, जैसे मान लो आ गया कि जैसे मान लो आ गया 2A + 3B
और ये कुछ भी प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसकी आणविकता क्या होगी भैया? जो आगे लिखा है इसको जोड़ लो, 3 और 2, 5 अणु हैं इसके, तो इसकी आणविकता क्या हो जाएगी? 5। इसकी आणविकता क्या हो जाएगी? 5। मतलब अभिकारक के जितने भी अणु हों उनको जोड़ दो, वो आपकी आणविकता हो जाएगी। अगला शून्य कोटि की प्रतिक्रिया को दिखलाता है, तो शून्य की कोटि की प्रतिक्रिया को ये C नंबर वाला ग्राफ दिखलाता है। इस ग्राफ को दिमाग में बिठा लीजिए। प्रथम कोटि के अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर नहीं करता। अर्ध आयु किस पर निर्भर नहीं करती? आइए देखते हैं। प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर, या फिर ताप क्रम पर, दाब पर, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, ताप क्रम पर निर्भर नहीं करती। किस पर निर्भर नहीं करती? ताप क्रम पर निर्भर नहीं करती। किस पर निर्भर नहीं करती? ताप क्रम पर निर्भर नहीं करती। बी इज द राइट आंसर। आगे चलें, सारे बच्चे बता दें। क्लियर है? यदि प्रतिक्रिया दी हुई है ए और इससे बन रहा है उत्पाद बी, और बी, अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुकना, ए बी दिया हुआ है, इसका फिर दिया हो 2b, ठीक, प्रतिक्रिया का वेग नियम, ठीक, इसका वेग नियम पूछ रहा है। ध्यान से देखो, ये आपके पास एक अभिक्रिया ए से क्या हो रही है? बी हो रही है, मतलब ये आपका क्या हो गया? अभिकारक। अब इस अभिकारक का देखो क्या दे दिया? इस अभिकारक का वेग दे दिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 2b, ये वेग में क्या लगा दिया? 2, और उसके बाद b का वेग दे दिया। किसका दे दिया? b का। अब ये a और b दोनों के आगे माइनस लगाया है, तो दोनों ये क्या दिया है? अभिकारक का दिया है, अभिकारक का। इसका वेग नियम पूछ रहा है, तो वेग नियम क्या होगा? अगर मैं इन सबको साइड में रखूं, डायरेक्ट देखूं तो मेरा क्या आएगा? डायरेक्ट देखूं तो याद रखो, यहां से वेग नियम अगर आप निकालोगे तो वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर के अभिकारक की घात सांद्रता की r और उसकी घात n। अभिकारक की सांद्रता r और उसकी घात n। मान लो आपको इसका लिखना है वेग नियम, तो कैसे लिखोगे? तो आप सीधा लिखोगे सर बराबर के, और अभिकारक यहाँ पर a है तो a की सांद्रता रख लीजिए और उसकी घात कुछ नहीं है तो कुछ मत रखिए, तो ये आपका वेग निकल आएगा। ये आपका वेग समीकरण या वेग सूत्र बन जाएगा, वेग नियम बन जाएगा। ठीक, अब यहां पे देखो क्या दिया हुआ है। अब ए के साथ दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ए के साथ दिया हुआ है कि डी ये आपका माइनस का डी अपान में डी टी। भाई बात तो वही है, औसत वेग दे के रखा है। क्या रखा है? औसत वेग दे रहा है। औसत वेग क्या दिया है भाई? आप औसत वेग कैसे निकालोगे? माइनस का डी अभिकारक की सांद्रता ए अपान में डी टी, यही तो निकालोगे ना। वही दिया है, औसत वेग दिया है और बराबर दिया है के अभिकारक की सांद्रता 2 के। इधर बी का दिया है और डी का दिया है, जो कि आप देखोगे तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अलग अलग दोनों का दे दिया, ए और बी का। इधर अगर ए का दिया है तो इसके देखो, यहां पर पहली बात, यहां इसका तो दिया है, ठीक, गलती करिए। देखो क्वेश्चन को पहले समझो, बहुत प्यार से समझो। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस घुमा दिया। क्वेश्चन दिया है, कह रहा प्रतिक्रिया का वेग नियम क्या होगा। अब जैसे ये अभिकारक का दे दिया, ये अभिकारक आर का दिया हुआ है, ठीक, अभिकारक का औसत वेग दिया है, और इसी अभिकारक का क्या दे दिया? इसी अभिकारक का वेग नियम दे दिया। अब यहां पे ये 2 लगा दिया, ये गलती कर दी इसने। ये 2 नहीं होना चाहिए, ये 2 नहीं होना चाहिए यहां पर, इसीलिए बड़ा कंफ्यूजन हो रहा। अब ये सही है। अब ये क्या साथियों, एकदम राइट हो गया। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, ये एकदम जैसे आपने अभी इसका औसत वेग निकाला था, एकदम उसी तरह आपका क्या निकलेगा? आपका वेग नियम निकलेगा, वेग स्थिरांक वाला निकलेगा। मैंने 2 प्रकार से वेग निकालना बताया था। आगे आइए, सर ये गलत क्यों है? देखो मान लो यहां पर बी का दिया है, तो बी आपका ठीक है, बी का दिया हुआ है, और इधर क्या दे दिया? ए का दे दिया, तो बी का और ए का अलग अलग दे रहा है ना, दोनों को बराबर रख रहा है, ये गलत है। उसके बाद इधर अगर मान लो डी ए का दिया है सर, और उसके बाद इधर भी तो ए का दिया हुआ है, लेकिन यहां भी एक गलती कर रहा है ना, इधर अभिकारक का अगर दिया है तो माइनस नहीं लगा रहा, औसत वेग में आपको माइनस लगाना है, ये देखो जैसे। तो इसलिए आपका प्रथम वाला, पहला वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? पहला वाला सही हो जाएगा। पहला वाला क्या होगा? पहला वाला सही होगा। एक नीचे दब गया है, पता नहीं क्या था वो, एक नीचे दब गया है, दब जाने दो, हटाओ।
आगे आओ, किस कोट की अपक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? किस कोट की अपक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? तो याद रखिएगा शून्य कोट की अपक्रिया। किसके लिए? शून्य कोट की अपक्रिया के लिए। अगला क्वेश्चन, अभिकारक। अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, तो बेटा वो सक्रियण ऊर्जा होती है। अभिकारक के अणु को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए, जैसे मान लो हमारे पास यहां पर कोई रिएक्टेंट, कोई अभिकारक है, यहां होती है, मान लो ये है आपकी, मान लो सक्रियण ऊर्जा। यहां पर क्या है? सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा। तो जब आपका अभिकारक इसके बराबर पहुंच जाएगा, तभी वो क्या करेगा? उत्पाद में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। उत्पाद में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। इसको EA कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भैया ये आ गया। अब ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 5वें चैप्टर का है, 5वें चैप्टर का है। तो टोटल यहीं तक आपके क्वेश्चन थे, 38 क्वेश्चन थे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साथियों। इन क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इनको एग्जाम तक में 2 बार दोहरा लीजिएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछेगा, टेंशन मत लीजिए, सिर्फ इतना ही पूछेगा। तो चलिए इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर किसी अगली क्लास में। तब तक के लिए दीजिए मुझको इजाजत। और चलते चलते एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, जब भी आप पढ़ने बैठिए तो ये सोच करके पढ़ने बैठिए। जब भी कभी भी क्या होता है ना कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम आ करके चैट में बात करने लग जाते हैं, कमेंट करने लग जाते हैं। जैसे यहां पर तुम लोग कमेंट कर रहे हो, बात कर रहे हो। पढ़ने कभी भी बैठो ना तो फुल कॉन्सेंट्रेट होके बैठो। अगर आप यहां अपना 30 मिनट दे रहे हो ना, तो वो 30 मिनट अगर आप यहां पर अपना समय दे रहे हो, फोन का डाटा खत्म कर रहे हो, तो यार फिर वो 30 मिनट में कुछ लेके जाओ। तो कभी भी पढ़ने बैठो, कोई भी वीडियो देखो तो फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ देखो। उससे क्या होगा? याद करने वाला कॉन्सेप्ट भूल जाएगा। क्योंकि आपने अगर 30-35 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन एक लगातार ध्यान से देख लिए तो वो आपके दिमाग में अब बैठ गए। अब कभी भी वो क्वेश्चन अगर आपको दिखाई देंगे तो आंसर आपके दिमाग में घूम जाएगा कि अच्छा ये इसका तो ये था। लेकिन आपने क्या किया? 35-40 मिनट समय है, अब उसमें आप देख भी रहे हो, दूसरा भी काम कर रहे हो, बतिया भी रहे हो, चैटिया भी रहे हो, है ना, एक दूसरे से बात कर रहे हो आपस में। इससे क्या होता है? इससे आपके दिमाग से बातें निकल जाती हैं, फिर ना उधर आप कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे ना इधर कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। तो साथियों, कॉन्सेंट्रेट होना बहुत जरूरी है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जिसको राजा बनना है ना, उसे अनुशासन में रहना पड़ेगा, क्योंकि अनुशासन ही राजा बनना सिखाता है। अनुशासन ही ऐसा एक सिर्फ मात्र उपकरण है जो आपको सिंहासन तक पहुंचा सकता है, और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।